बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और अपने ट्विटर पैगाम में वो कहते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की अफराद को एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, हुकूमत ने TLP के खिलाफ एक्शन इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन के तहत लिया। TLP ने रियासती रिट को चैलेंज किया और अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी आईन और कानून से बालातर नहीं है। आज़ादी इजहार के लिबादे में मगरबी शिद्दत पसंद नफरत फैलाते हैं। मगरबी शिद्दत पसंद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। शिद्दत पसंदों में इखलाकी जुर्रत नहीं कि 1.3 अरब मुसलमानों से माफ़ी मांगे। मगरबी शिद्दत पसंद मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने पर माफ़ी मांगे। मगरबी हुकूमतों ने हॉलोकास्ट के बारे में मनफी तबसरा गैर कानूनी करार दिया। मगरबी हुकूमतें जानबूझकर तौहीन रिसालत करने पर भी यही मयार अपनाए। मुल्की और गैर मुल्की अफराद को एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत ने TLP के खिलाफ एक्शन इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन के तहत लिया। TLP ने रियासती रिट को चैलेंज किया और अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोई भी आईन और कानून से बालातर नहीं है। आज़ादी इजहार के लिबादे में मगरबी शिद्दत पसंद नफरत फैलाते हैं। मगरबी शिद्दत पसंद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। शिद्दत पसंदों में इखलाकी जुर्रत नहीं कि 1.3 अरब मुसलमानों से माफ़ी मांगे। मगरबी शिद्दत पसंद मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने पर माफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मगरबी हुकूमतों ने हॉलोकास्ट के बारे में मनफी तबसरा गैर कानूनी करार दिया। मगरबी हुकूमतें जानबूझकर तौहीन रिसालत करने वालों पर भी उनके साथ भी वो यही मयार अपनाएं। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी है। जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए 6 MNAs, 2 वुज़रा, 3 मुशीर और 21 MPs उनके हमरा अदालत आए। बार बार शुगर माफिया और कार्टेल की बात की जाती है। मेरे खिलाफ दर्ज 3 FIRs में किसी में चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र नहीं। पेशी पर आए जहांगीर तरीन कहते हैं, मेरे खिलाफ झूठी कहानी बनाई गई। नेक नामी पर जो धब्बे लगाने की कोशिश की जा रही है उसकी मजम्मत करता हूँ। पहले बिजनेसमैन बना, फिर सियासत में आया। PTI के MNA राजा रियाज ने कहा, हम आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। इसहाक खाकवानी बोले, आज इंसाफ है ना ईमानदारी। हमें बस 5 दिन का मौका दे दें, हम यहाँ ब्लैकमेल करने नहीं आए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। अभी वफाकी वजीर फवाद चौधरी पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और वहां पर वो ज़ख्मी होने वाले अहलकारों से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। उनकी अयादत करने के लिए, तीमारदारी करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे हैं। वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखाएं। मैसेज भी दिया आपके लिए स्पेशली आप लोगों की बिल्कुल हमने कहा जरा एक मिनिस्टर साहब ने तो वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी का दौरा और इस दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। ज़ख्मी अहलकारों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी अयादत की। ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात DHQ में ज़ख्मी अहलकारों की अयादत कर रहे हैं और उसके बाद वो इस वक्त डॉक्टर्स से, नर्सेस से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनको ये हिदायत कर रहे हैं कि ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ज़ख्मियों की अयादत की है। नर्सेज उनको ब्रीफ कर रही हैं कि कैसी तबीयत है तमाम ज़ख्मियों की। शहबाज गिल भी इस वक्त वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के हमरा आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। फवाद चौधरी जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी पहुंचे हैं और ज़ख्मियों की अयादत की है। उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर से उनको ब्रीफ भी किया है।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं इस वक्त पहुंचे हैं वो DHQ में, जहां उन्होंने ज़ख्मी अहलकारों की इयादत की। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी इस दौरे पर उनके हमरा थे और इयादत करने के बाद उन्होंने वहां पर जो पैरामेडिक स्टाफ था उससे भी मुलाकात की और हिदायत की कि ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात मुयस्सर की जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ कोरोना के दौरान बहादुरी से फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने खुसूसी हिदायत की कि यहाँ पर जो ज़ख्मी अहलकार मौजूद हैं उनको इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं। इस दौरे के मौके पर फवाद चौधरी के हमरा मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी हैं। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं ज़ख्मी अहलकारों की इयादत की फवाद चौधरी ने, और दूसरी जानिब फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू भी कर। पंजाब पुलिस के जो जवान यहाँ पे ज़ख्मी हैं, जो सिविलियन यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, उनकी इयादत के लिए आए हैं। आमिर कियानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शहबाज गिल साहब, हम तमाम लोग जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी करना चाह रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनकी एक बड़ी वाज़े उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, उन्होंने इसके ऊपर बयान भी दिया, और उन्होंने ये जो पुलिस की बहादुरी है और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बहादुरी है उसको वज़ीर आज़म साहब ने सराहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो फितना था उसके ऊपर हमने हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। कल जुमे के दिन जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, हमें बड़ा अफसोस है कि हमें 3-4 घंटे के लिए सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, लेकिन वो भी एक ज़रूरी था ताकि कुछ भी जो मामला है उसको एक तरफ ले जाया जा सके। होता ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, वो जेन्युइन भी शामिल होते हैं। उनका एक जो है हमारा इस वक्त एक जो मजहबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है, वो तो हम सब का एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज़्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत प्यारी ना हो तो ज़ाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो जब तक ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फ़िरका वाराना हमारी तंजीमें हैं, हमें माजी में पता है, हमने जब कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था। उसमें वो जो वहाँ पे जो फसादात कराए गए थे फ़िरका वाराना, उसमें उस वक़्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। सो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के जो फितने जिसके नतीजे में मुल्क कमज़ोर हो, जिसके नतीजे में आपकी एक आलमी हैसियत मुतासर हो, उसको कोई इजाज़त नहीं ली जा सकती। और इसके लिए हम हुकूमत की सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, बलूचिस्तान की, और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इनको एक जेल हो करके इस फितने को नाकाम बनाया, उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े संजीदा हैं। और इंशाअल्लाह कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है, हमें पाकिस्तान को, रियासत को अंडरमाइन को कैसे कर सकता है। देखें यहाँ पे हमने इतनी बड़ी, जिसको सुपर पावर जो है वो अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके, हमने पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमने उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर रियासत हरगिज़ नहीं है और कोई ये समझने की गलती भी ना करे। हम अपनी एक जहाँ पर हमारे जो जमहूरियत है उसमें मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र आते हैं, उन नुक्ता नज़र को सुना जाता है और यही एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, 7 दुनिया की एटमी ताकतें हैं, उनमें हम शामिल हैं। सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान का, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आज किसी का डिफेंस सिस्टम है, किसी की फ़ौज है तो वो पाकिस्तान की है। सो अंडरमाइन ना करें, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लें।
جو بھی لوگ پاکستان کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ غلط فہمی دور کر لیں. یہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کی ریاست ایک عظیم ریاست ہے, اس کو آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک عظیم قوم ہے اور اس کو آگے جانا ہے. دوسری بات, اسی تاثر کو میں یہ بھی یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہاں پہ جو ہوا ہے, یہ ہمارا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا. کسی حکومت نے, کسی بین الاقوامی طاقت نے یا کسی بین الاقوامی جو ملک ہے اس نے ہم سے اس طرح کے کسی ایکشن کا مطالبہ نہیں کیا. یہ فیصلہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا اور اس کے لیے میں اپنی جو انٹیریئر منسٹری ہے, ہماری جو ریلیجس افیئرز منسٹری ہے اور ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کتنا ایک انہوں نے جوائنٹلی مل کر کے یہ ایکشن لیا اور یہ الحمدللہ کامیاب ہوا. اور اس کے نتیجے میں یہ بات ایک دفعہ پھر فرملی جو ہے اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بیان دیا جس میں انہوں نے جو چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر اور دیگر جو ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ تقریباً وہی زبان استعمال کی جو اس ایکسٹریمسٹ گروپ نے استعمال کی تھی کہ آپ کے بچے ہیں. یہ زبان جو رانا ثناء اللہ نے کل استعمال کی یہ اس سے پہلے الطاف حسین نے استعمال کی تھی, اس کے بعد یہ جو مذہبی تنظیم ہے انہوں نے استعمال کی تھی. آپ نے دونوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں. اور آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے سرکاری افسران کے بیوی بچوں کو دھمکیاں دے, وہ ان کو یہ کہے کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے, ہم نے بھی یہاں رہنا ہے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں چاہے کوئی اور بچہ بلونگڑا ہو PMLN کا. آپ نے سیاست کرنی ہے پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کے کرنی ہوگی. آپ نے یہاں پر الیکشنوں میں حصہ لینا ہے آئین کی حدود میں رہ کے کرنا ہوگا, قانون کا احترام کرنا ہوگا. یہ جو آپ کو نیا الطاف حسین بننے کا کبھی کبھی شوق آ جاتا ہے, یہ آپ کو اپنے دماغ سے وسوسے نکالنے ہوں گے. نہ آپ اداروں کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کریں گے, نہ آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے. اگر آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے, اگر آپ پاکستان کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ آنچ لانے کی کوشش کریں گے, اگر آپ اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. سو رانا ثناء اللہ کے خلاف احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس لینگویج کے اوپر جو ہے وہ کیس میں بک کیا جائے. تیسرا, جاتی عمرہ کا. جاتی عمرہ میں کوئی گھر گرانے کا کوئی پروگرام کسی کا نہیں ہے. کل بھی شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات واضح کی ہے. ایک پروسیس تھا جو 6-8 مہینے پہلے شروع ہوا. پروسیس کیا تھا؟ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ آئی کہ بہت سارے MNAs ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قبضے کیے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ان کے اوپر انکوائری مانگ کی. پنجاب حکومت نے اس انکوائری کے اوپر لوگوں کے قبضوں کی زمینیں جو ہیں وہ چھڑانے کا ایک پورا ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کی. اس ایفرٹ کے نتیجے میں مختلف جگہوں کے اوپر زمینیں چھڑائی گئیں. ان میں جو کھوکھر برادران تھے ان کا کئی 100 کنال کے اوپر چھوٹا سا گھر ہے ماشاءاللہ, جس کو وہ ایسے رو کے کہتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سا گھر ہے, ساری سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا, پیلس بنا لیا. اسی طریقے سے اور جو ہمارے MNAs تھے ان میں دانیال عزیز صاحب کا بھی نام شامل تھا, اس میں اور بھی بڑے MNAs کا نام شامل تھے. ان سارے لوگوں کے خلاف واگزار کرائے گی زمینیں, اور اس میں نان پولیٹیکل بھی تھے. خود ہمارے پاس جیلم میں ہم نے سینکڑوں ایکڑ جگہیں جو ہے خالی کرائی, جس کے پیچھے پشت پناہی سیاسیوں کی تھی لیکن وہ کسی اور کے قبضے میں تھے, اور بھی جگہوں کے اوپر, اور تقریباً جو ہے وہ اربہ روپے کی زمین کرائی گئی. اب اسی میں پتہ چلا جاتی عمرہ کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ سرکاری زمین ایک بوڑھی عورت کے نام منتقل کی گئی. وہ بوڑھی عورت بے نامی تھی, صرف ان کا نام استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی والدہ کے نام کے اوپر وہ زمین ٹرانسفر ہو گئی. یہ ایک کھلی بددیانتی اور کھلا قبضہ کرنے کا معاملہ تھا. اس کے اوپر
पूरी कार्रवाई हुई, नोटिस हुए, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने जो है वो डिक्लेयर किया कि ये ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो है ये गलत तौर के ऊपर दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। PMLN के पास हक है वो जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के फैसलों को चैलेंज करें, उन्होंने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट में, पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके घर बना लिया तो अब उसे कोई ना गिराए। आप ना सरकारी ज़मीनों के ऊपर आप कब्जे करेंगे, ना आप कमिश्नर को धमकियां देंगे, ना आप चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देंगे। अगर आप देंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो है वो पैगाम था। चोई साहब, आज जहांगीर तरीन ने और उनके MNAs और MPAs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो तहरीक इंसाफ मीडिया बेशक उस पर पूरी कौम की वापसी है, लेकिन अगर माजी में देखा जाए कि PTI ने वफाक के अंदर सबसे सीनियर अफसर पर डंडों की बारिश की और PTV पे हमला किया, वो सब कुछ PTI ने किया था। क्या उस पर आज PTI इस चीज़ के तनाजुर में कौम से माफ़ी मांगेगी? पहली बात तो यह है कि ये तो बड़ा ही बदकिस्मत वाली बात होगी कि अगर आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट को एक फितना अंगेज मूवमेंट के साथ जोड़ दें। जो PTI की जब मूवमेंट शुरू हुई थी, PTI की मूवमेंट क्या थी? PTI की मूवमेंट ये थी कि पैनामा में प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। PTI की मूवमेंट थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। PTI की मूवमेंट ये थी कि आप अरबा रुपया बाहर लेके नहीं जा सकते। इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनके ऊपर एहतजाज होता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी नौयत मुख्तलिफ है उस प्रोटेस्ट से जो कि फितने के ऊपर मबनी हो। आप दोनों को इकट्ठा कर ही नहीं सकते। इस तरह तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर PMLN के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं। कभी किसी ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने माजी में ये जो प्रोटेस्ट किए वो गलत हुए? उसके ऊपर भी जो लीडरशिप है वहाँ पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करके आइन को हम नहीं मानते, कानून को हम नहीं मानते और इस तरह की डिक्टेशंस देने की कभी बात नहीं हुई। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को और इसको जो है वो करना चाहिए। एक मिनट चोई साहब, ये बता दें कि माजी में आपकी TLP एक महबूब जमात थी, इनके साथ मिलकर आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने रियासत की रिट को चैलेंज भी की। उस टाइम आपने PTV पे हमला भी किया, पार्लियामेंट का तकद्दुस भी जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, तो क्या उस टाइम अगर आपके खिलाफ इसी तरह आपकी जमात को कलअदम करार दिया जाता तो आपको बुरा ना लगता? एक बात। दूसरा, तौहीन अदालत का केस आपके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने दायर किया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप माफ़ी मांगेंगे? पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दे चुका। दूसरे सवाल का जवाब दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो फिर जाहिर है कि उसको देखेंगे। अच्छा, राजा रियाज ने कहा है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला, जहांगीर तरीन दोनों इकट्ठा कर लो ना। सर, मेरा सवाल ये था कि आज जहांगीर तरीन उनके साथ उनके सर एक ही कर रहे हैं ना। सर इधर मेरी बात सुन लेना। आज जहांगीर तरीन उनके इत्तेहादी MNAs MPAs ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हुकूमत को कहा गया है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करें वरना हम अपना आखिरी लाएअमल जो है वो करेंगे। आजम साहब को कहा है कि इंसाफ करें, जबकि जो उनके हम ख्याल ग्रुप है MNAs और MPAs का उनका अगर ना देखा गया तो वो कोई लाहे अमल बनाएंगे। तो ये क्या पाकिस्तान आपका भी के लिए अलार्मिंग नहीं है? तीनों आपका तीनों का यही है। देखिए बात ये जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपने मौक़िफ़ अदालत में साबित किया, वापस आए। उसके बाद अलीम खान साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ज़मानत अपना ली, वापस आए। उसके बाद सब्तैन साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वापस आए। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने अदालत में साबित करना है और ना ही जहांगीर तरीन साहब का जो है वो कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हमारा हुकूमत का, ना ही उनका कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हुकूमत के साथ। सो कई दफ़ा ये हो जाता है कि जो ज़ाती नाराज़गियाँ हैं वो भी दूसरों के ऊपर डाली जाती हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब अपना जो मुकदमा है वो अदालत में लड़ेंगे और उसके मुताबिक जो इंसाफ के ऊपर जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मुल्क के अंदर बेला के निसाब नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ जेल में है और शौकत तरीन को आपने वज़ीर ख़जाना बना दिया। एक बार दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि TLP के राज से या हिंदुस्तान के साथ कोई शवाहिद मिले हैं या फिर आपने 20 अप्रैल के धरने के बाद हुकूमत को इंतहाई कदम उठाना पड़ा? देखिए एक चीज़ ऐड कर लें कि हाई प्रोफाइल केसेस में दोबारा ज़मानत शुरू हो गई, केसेस मुंतकिल अंजाम तक नहीं पहुँचा। देखिए बात यह है, हुकूमत का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करके जब आप अदालत को दे देते हैं उसके बाद तो अदालत जाने और मुलज़म जाने। हम उससे ज़्यादा हम कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चला रहे ना जहाँ पे अदालतें भी एक ही हैं या वो अपना हम यहाँ पे एडवर्सोरियल सिस्टम है। उस टाइम में टाइम लगता है जहाँ पे आपने अदालतों में, और ये बात से
میں آپ سے متفق ہوں, میں ہی نہیں پرائم منسٹر صاحب بھی متفق ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے نظام میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں نا جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. انصاف ہونا نہیں چاہیے, ہوتے نظر بھی آنا چاہیے. یہ جو ہوتے نظر آنے والا معاملہ ہے اس کے وجہ اس کے جو ہماری کمپلیکیشنز ہیں, جو جس میں ہماری جو کمپلیکسٹیز ہیں, اس کی وجہ سے انصاف میں تاخیر ہوتی ہے. اور ظاہر ہے پھر یہ سوال اٹھتے ہیں جو ابھی آپ نے کیے. میرا جواب آپ کریں. ٹی ایل پی کے ساتھ جو آپ لوگوں کے پہلے معاہدے ہوئے ہیں وہ کہ وہ دباؤ میں تھے, ایک تو ان کا کیا سٹیٹس رہا ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ پولیس فرنٹ لائن پہ ہے. ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں پولیس کو پوری طرح ٹارچر کیا گیا. بات یہ ہے نہ ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس ایون کے اتنے بیٹر نہیں ہے کہ لوگوں کو روک سکیں. آپ کو رینجر کو کال کرنا پڑا. تو ایسے کیا سٹیپس لیں گے کہ ان کو امپاور کیا جائے تاکہ یہ خود کھڑے ہو کے. تو سر اسی کے ساتھ ہی ایک اور ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے باری باری پکڑ پکڑ کے جن کو. تو یہ کہ غلط نہیں ہے کہ عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے ان کو خود جو ہے مرغے بنا کے ان کو وہ نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں, ان کو قانون کے حوالے کریں, نعرہ لگوا رہے ہیں ان سے. آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کی اگر آپ اتنے سارے سوال کریں گے تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس نے اسی سے ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس لیے لگائی گئی تھی کہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچز کی ویڈیوز جو ہے وائرل نہ ہو. لیکن ابھی تھانوں میں سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ مار پیٹ ہو رہی ہے. نہیں ہونا, نہیں بالکل صحیح بات آپ کی. کوئی بھی ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ہے, آرٹیکل 14 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے, عزت کا حق دیتا ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ بشک دہشت گرد بھی ہو, اس کو بھی حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے. اور پولیس ایسے ہی کرے گی, کوئی اس میں ایسا دو رائے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدوں کا کیا سٹیٹس ہے, تو اب تو ٹی ایل پی ختم ہو گئی ہے. ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوگی یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسی وائڈ ہو جائے گی. وفاقی وزراء کو دیکھیں, وزیر اعظم کو دیکھیں, کرپشن اور احتساب کی بات کرتے ہیں, جہانگیر ترین کا معاملہ آتا ہے, چینی آتی ہے. یہ غریب 20 کروڑ عوام کا کب ذکر آئے گا؟ 22 کروڑ عوام ریلیف پیکج جو ان کو دیا گیا, دیکھیں عوام کی بھی بات کی جائے. صحیح بات ہے, عوام دیکھیں نا, تقریر تو نہیں نا کرنی, سوال کرو نا. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام کی ابھی جو ہے آپ دیکھیں چینی کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوا ہے یا نہیں ہوا, آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کم نہیں ہر جگہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر مل رہا ہے. کل پرسوں جو ہے وہ 1 ارب روپے کی جو ہے وہ سیل کی ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے, جو کہ ہسٹوریکل ہے. اب آپ نے کتنا ملک لیا ہے, جس طرح سے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پولیس کے پاس ڈنڈے تک نہیں ہے, پولیس کے پاس وسائل تک نہیں ہے. تو جو لوگ 30 سال اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیا آپ نے صرف پنجاب کے اندر 3 ٹریلین یعنی تقریباً صرف جو اگر آپ سندھ کو اور پنجاب کو ملائیں 3000 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا صرف 5 سالوں میں. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو شہباز شریف نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اور انہوں نے خرچ کیا, تو ان سے سامنے سوال جا کے رکھے نا کہ کیا کیا آپ نے 30 سال میں. اگر آج پولیس کی یہ حالت ہے, پوچھیں ان سے کہ یہ اداروں کی یہ حالت ہے, یہ کیا حالت ہے. ہم تو ایک تنکا کر کے بالکل جو آپ سمجھیے کہ بنیاد رکھ رہے ہیں اداروں کی, تمام ادارے کی تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کریں گے. بہت وفاقی وزیر فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء کی دھمکیوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا. رانا ثناءاللہ نے سرکاری افسران کے لیے شدت پسندوں والی زبان استعمال کی. یہ زبان بانی MQM اور شدت پسندوں نے استعمال کی. واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.